हेलो स्टूडेंट्स, सिक्स क्लास एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम रीड कर चुके हैं। आज से सेवन्थ क्लास एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीडिंग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट पर्यावरण, इससे शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें बताया गया है कि लंबी छुट्टियों के बाद रवि नाम से एक स्टूडेंट है, वो स्कूल में जाता है। वो देखता है कि उनके स्कूल के क्रिकेट का जो मैदान है उसकी खुदाई हो चुकी है और खेलने के लिए वो वहां जाता था। लोगों ने बताया कि अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत यहाँ पर बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बड़ी उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। इस बात पर कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण होता क्या है पर्यावरण। अब वो शिक्षक बताते हैं, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वह पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सब कुछ, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग है। टीचर ने कहा, हाँ, लेकिन कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी आदि, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, किताबें आदि। अब दो छात्र मिलकर के एक कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर के प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। ये अब तक की कहानी थी। चलिए अब पर्यावरण के बारे में एक जो स्पेशल पैराग्राफ यहाँ दिया हुआ है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्या है, क्या कुछ इसमें बताया गया है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, आप सोच सकते हैं। जैसे कार का धुआं वायु को प्रदूषित कर देता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, भोजन को पात्रों में परोसा जाता है और पर्यावरण भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। इस प्रकार पर्यावरण में परिवर्तन होता है। कार मानव द्वारा निर्मित मील, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव से प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करता है, यानी कि मानव का पर्यावरण है और प्रकृति का भी पर्यावरण है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो रवि और उसके सहपाठी हैं, उन सभी ने सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने पूछा, पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण हो रहा है। ये दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। अब देखिए पर्यावरण में कौन कौन से अंग है, कौन से घटक हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण के घटक मानव निर्मित पार्क है, इमारतें हैं, पुल, सड़कें, स्मारक, उद्योग आदि। प्राकृतिक निर्मित जल, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल द्वारा स्थलमंडल और संजीव जैवमंडल। ठीक है। और मानव भी अपने आप में पर्यावरण है। एक व्यक्ति एक पर्यावरण है, एक परिवार भी पर्यावरण है, समुदाय का अपना पर्यावरण होता है, धर्म का अपना पर्यावरण होता है, शिक्षक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक परिस्थितियां, ये सभी अपने आप में पर्यावरण होते हैं। ये मानव पर्यावरण है। तो इस प्रकार पर्यावरण के तीन घटक हैं, मानव निर्मित, प्राकृतिक और स्वयं मानव। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारी जरूरतें ज्यादा होती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक विशेष पैराग्राफ द्वारा कुछ दर्शाया गया है, देख लेते हैं उसको। जीवीय संजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप और जंतु। अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल है, जल है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तुएं और प्राकृतिक पर्यावरण, ये सब प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियां या उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। शब्द की उत्पत्ति देख लेते हैं। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। ठीक है। यानी पर्यावरण
किस शब्द की उत्पत्ति जिससे हुई है, उस शब्द फ्रेंच शब्द का अर्थ ही पड़ोस होता है। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप पहले से ही हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इस संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी सतह को स्थलमंडल कहा जाता है। ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों, खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका रहता है। यह पहाड़, पर्वत, मैदान, घाटी आदि विभिन्न अस्त्र आकृतियों के विषय में धरातल वाला विषम धरातल होता है। विषम मतलब समतल नहीं होता, कहीं पर समतल होगा, कहीं पर ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा होगा। ये सब विशेषताएं हैं, यानी कि विषम है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीप के अलावा महासागरों की सतह पर भी स्थित पाई जाती है। अर्थात ये जो महासागर है, जैसे इस महासागर की तलहटी में भी इस प्रकार ऊपर नीचे स्थल पाए जाते हैं, उसकी तलहटी में भी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है। अब स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों को मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है, घेरे रखता है। यह सूर्य को झुलसाने वाली गर्मी की हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें एक शब्दावली है। ये शब्दावलियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, तब आगे पढ़ेंगे। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के अन्य भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतर द्वारा संबंधित है। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। कई प्रकार की गैसें और धूलकण जलवाष्प में उपस्थित होते हैं। वायुमंडल परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर के जैव मंडल या संजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी की एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद पारितंत्र क्या है? वैसे तो पारितंत्र शब्दावली में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें देखते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती है। यानी कि एक स्टूडेंट रवि जिस कैंप में था उसी में था, जो कि केरल से आया था। वहीं एक जैसलमेर से आने वाला हीरा नाम का स्टूडेंट आश्चर्य से कहता है कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल किंकर और रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने आश्चर्य से कहा। चलिए अब आगे देखते हैं लेसन को। अब इसमें क्या है कि कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरण के स्थल को चित्र या फोटो लगाइए, यानी कि ये बच्चों के लिए एक्टिविटीज है। ठीक है। चलिए अब आगे देख। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिमकली, अनेक प्रकार के कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति और लोगों के साथ रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी एक दूसरे से संबंधित है? शिक्षक ने कहा, बिल्कुल, बहुत संबंध है एक दूसरे के साथ प्रत्येक का। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर ही आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घासतल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर या छोटे से ताल का भी एक परितंत्र होता है। ताल यानी छोटा तालाब। अब इसमें भी उनका अपना एक परितंत्र। आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते थे, वह भी एक परितंत्र बन सकता है?
मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार वह परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने शरीर को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल व आसपास की प्रकृति के उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसमें फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ तो आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। अब क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीले तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्रकृति और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्रकृति और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों और लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाएं। ठीक है, तो इस प्रकार ये था पूरा लेसन। हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें और जो भी आपके सजेशन है वो कमेंट बॉक्स के द्वारा हमें जरूर प्रेषित करें। हम आवश्यक सुधार करने का प्रयास करेंगे। आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है हमें। तो लाइक करने के बाद यदि हाइप का बटन आए तो हाइप जरूर करें। धन्यवाद।